हेलो स्टूडेंट्स। आज हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि NES एग्जाम का ही दूसरा नाम है। NES मतलब नेशनल एजुकेशनल सर्वे एग्जाम 2024। इसका एग्जाम 4 दिसंबर 2024 को लगना प्रस्तावित है। तो आज हम कुछ कुछ प्रश्न देखते हैं इसके। जैसे ये प्रश्न एक क्या कह रहा है कि एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी और उसके पास अभी भी 540 किताबें शेष है, तो उसके पास कुल कितनी किताबें थी। प्रश्न को ध्यान से समझो। क्या कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार है, दुकानदार के पास कुल किताबें थी, मान लेते हैं कुछ किताबें थी उसके पास में, उनमें से कुछ किताबें बेच दी। तो अब जो शेष उसके पास किताबें बची हुई है वो है 540। ये किताबें शेष उसके पास में बची हुई है। तो पहले बेचने से पहले कुल कितनी किताबें थी उसके पास, ये हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, पहले हमें दिया हुआ है कि 60% किताबें बेच दी गई है। अगर 60% किताबें बेच दी गई है, इसका मतलब क्या है? देखो, 60% का मतलब होता है 60। देखो, 60/100 यानी 100 है कुल। कुल 100 में से कितनी किताबें बेची उसने? 60 किताबें बेची। तो कुल कितनी शेष बच गई? 100 में से 40 शेष बच गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि यदि दुकानदार ने 60% किताबें बेच दी तो अब उसके पास जो है शेष किताबें कितनी प्रतिशत है? 40% उसके पास शेष है, यानी 40/100। ठीक है, 100 कुल किताबें हैं, उसमें से 40 किताबें उसके पास में शेष बची हुई है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 540 किताबें उसके पास में शेष बची हुई है, तो उसके पास कुल कितनी किताबें थी। देखो, ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं? ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम एक एक नियम का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक नियम क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखो, एक एक नियम क्या किसे कहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है हमारे पास में कि 5 किलो टमाटर, मान लेते हैं 5 किलो टमाटर 150 रुपए के आते हैं। कितने रुपए के आते हैं? 150 रुपए के। तो 3 किलो टमाटर कितने रुपए के आएंगे? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 5 किलो टमाटर कितने के आ रहे हैं? 150 के। तो 1 किलो टमाटर के का मूल्य हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? कि जो 5 किलो है यहाँ पे, इस 5 का भाग किस में देते हैं हम? 150 में। तो जब 150 में हम 5 का भाग देंगे तो ये 1 किलो टमाटर का मूल्य आ जाएगा। और ये जब 1 किलो टमाटर का मूल्य आएगा, ठीक है, तो हमें तो क्या ज्ञात करना है? 3 किलो टमाटर का मूल्य। तो हम जो ये 1 किलो टमाटर का मूल्य है, इसको किससे गुणा कर देंगे? इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो ये कितने किलो टमाटर? इन 3 किलो टमाटर का मूल्य हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, इस विधि को बोलते हैं एक एक नियम विधि। तो इस प्रश्न को भी हम इसी विधि से हल करेंगे। यहाँ पर देखो, यदि 40 किताबें शेष है तो कुल कितनी किताबें थी दुकानदार के पास में? 100 किताबें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक किताब का अगर एक किताब शेष है तो कुल कितनी किताबें दुकानदार के पास थी वो ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 40 का इस 100 में भाग देंगे। देखो, 100 में किसका भाग दिया हमने? 40 का। लेकिन प्रश्न में तो 540 दे रखा है। 540 किताबों के लिए हमें ज्ञात करना है कुल कितनी किताबें शेष थी। तो हम क्या करते हैं, इस 100/40 के में किसका गुणा कर देंगे? 540 का गुणा कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो देखो, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और ये 100 में अगर 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25, और यहाँ से 54 लिखेंगे तो 25 × 54 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1350। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो दी गई आकृति है वो कौन सी आकृति दिख रही है? तो ये है हमारे पास में त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो सर ये आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, आधार क्या होता है? आधार कोई भी भुजा हो सकती है, लेकिन ऊंचाई कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कि हमारे पास में
ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूं PQR। इस PQR की कोई भी भुजा आधार हो सकती है। अब मान लिया हमने यहाँ पर ये जो QR भुजा है ये इसका आधार है, तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई होगी इस भुजा, यानी जो जिस भुजा को हमने आधार माना है उस भुजा के सामने वाले शीर्ष से उस भुजा पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये देखो हमने एक लंबवत रेखा खींची यहाँ पे, जिसको बोलते हैं शीर्ष लंब, तो वो उसकी हो जाती है ऊंचाई। तो अगर क्यू आर अगर हमारे पास में आधार है, तो यहाँ पर ये जो लंबवत रेखा दिख रही है आपको, जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ PS, ठीक है, ये PS क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, देखो यहाँ पर ये दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, ये भुजा दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं उसको हम आधार मानेंगे, और ये शीर्ष लंब भी दिया गया है, मतलब ऊंचाई भी दी गई है, आधार भी दिया गया है और ऊंचाई भी हमें दी गई है, तो हमारा तो काम बन गया। तो आधार क्या है इसका? आधार तो है 16 मीटर, और ऊंचाई क्या है इसकी? तो ऊंचाई आप देख सकते हो उसकी ऊंचाई क्या है? 18 मीटर। तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 18 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, 1/2 आधार की जगह लिखेंगे 16 मीटर और ऊंचाई की जगह लिख देंगे 18 मीटर। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे दो 16 को 2 से काट देंगे तो 2 8 16 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 18, तो 8 × 18 जब करेंगे तो 144 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो आधार और ऊंचाई दोनों मीटर में थे, इसीलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया वो मीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, और मीटर स्क्वायर को हम वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, इसीलिए जो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो है 144 वर्ग मीटर। यानी ऑप्शन नंबर अ जो है वो इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दी गई आकृति में कोण AOD का मान ज्ञात कीजिए। AOD कौन सा है? ये देख सकते हो आप, AOD। इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। इस कोण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो AOD है और BOC है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हमारे पास ये वाला कोण आ जाता है तो हम AOD का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि AOD किसके बराबर होगा? POC के। दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? देखो, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के विपरीत स्थित कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या क्या होते हैं? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हमारे पास में BOC आ जाए तो AOD का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, इसके बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर हमारा अब जो है टारगेट वो क्या है? BOC को ज्ञात करना। BOC कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा BOC त्रिभुज। इस BOC त्रिभुज के अंदर दो कोण तो दिए गए हैं 30 डिग्री 30 डिग्री के। तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। ये तीसरा कोण कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और दो कोण दिए गए हैं तो तीसरा कोण निकाल लेंगे। देखो ये दोनों कोण मिलकर कितने के हो जाएंगे? 30 और 30 हो जाएंगे 60। ठीक है, अब तीसरा कोण निकालना है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो ताकि ताकि तीनों मिलकर 180 के हो जाएं? तो ये दोनों मिलकर तो कितने के हैं? 60 के। 60 में कितने जोड़ेंगे 180 आ जाए? तो 60 में अगर 120 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। और जब अगर ये 120 डिग्री का है तो इसका जो ये शीर्षाभिमुख कोण है AOD, ये भी 120 डिग्री का होगा। तो AOD का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी ब ऑप्शन हमारे पास में बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सिस्टमेटिक तरीके से हल करने करें तो इस प्रकार से इसको सिस्टमेटिक तरीके से हल करेंगे। देखो पहले लिखेंगे त्रिभुज BOC के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब BOC के तीनों कोण लिखेंगे तो दो कोण तो 30 30 के हैं, तो ये 30 और 30 लिख दिया। एक कोण BOC है तो ये लिख दिया हमने BOC बराबर कितना? 180। 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बराबर कितना है? 180।
जब 60 को इधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस का है, जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से अगर 60 गए तो कितने हो जाएंगे 120। तो बीओसी का मान कितना आ गया 120। फिर यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि एओडी और बीओसी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो एओडी किसके बराबर आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है, बहुत आसान प्रश्न है कि एक संख्या को 8 में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम को यानी जोड़ने के बाद में फिर 5 से गुणा किया जाता है, जिसका आंसर जो आता है, उत्तर आता है, वो आता है 70। तो मूल संख्या क्या थी। अब हमने क्या किया कि मान लेते हैं मूल संख्या हमारे पास में x है। ठीक है, जब मूल संख्या x है तो प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मूल संख्या है उसमें क्या जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं। तो मूल संख्या हमारे पास में क्या है, मूल संख्या हमारे पास में है x में क्या जोड़े अपन, x में अपन ने 8 जोड़ा, और जो आया परिणाम उसको किससे गुणा करा, मतलब परिणाम का मतलब x+8। इस x+8 को किससे गुणा करा अपन ने, इसको गुणा करा अपन ने 5 से। तो उत्तर क्या आ गया इसका, इसका उत्तर आ गया 70। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ गया 70। तो उस संख्या का मान ज्ञात करो, वो संख्या क्या है x है, x का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये जो 5 है आपको दिख रहा है, इस 5 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना पड़ेगा। जब 5 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो 5 को x से गुणा करेंगे और 5 को 8 से गुणा करेंगे। जब 5 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा x। ठीक है, बीच में प्लस है तो ये आ गया प्लस, और 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 5 आटे कितना हो गया 40, और बराबर कितना चल रहा है इधर 70 बराबर चल रहा है। ठीक, तो इधर देखो, इधर तो 5x है और ये जो 40 है, इस 40 को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो 40 इधर प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो गया माइनस का 40, और 5x इधर है और 70 तो पहले से ही उधर था। ठीक है, इस प्रकार से तो 70 में से जब 40 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 30। ये 5x किसके बराबर आ गया 30 के बराबर आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 5 को इधर लेके जाना पड़ेगा। 5 इधर किस में है, गुणा में है। 5 इधर गुणा में है, तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किसके नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 30/5। और 30/5 कितना होता है 6, और 6 ही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स। ठीक है, सही क्या आंसर हो जाएगा इसका स, यानी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिए गए व्यंजक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखो गुणांक क्या होता है, हमें x² का गुणांक ज्ञात करना है। अब x² का गुणांक क्या होगा, जो x² के आगे जो संख्या लिखी गई है उसी को x² का गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चर का गुणांक क्या होता है, जो उस चर के या उस चर की घात के आगे लिखा हो। तो ये x² की आगे क्या लिखा है 2, तो 2 ही इसका गुणांक हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान दो कि अगर हमें एक्स वाई का गुणांक पूछते तो एक्स वाई का गुणांक क्या आ जाता, एक्स वाई का गुणांक आ जाता -3। इसी प्रकार से देखो जो जो संख्या अकेली लिखी हुई है, अकेली का मतलब ऐसी संख्या जिसके आगे कोई भी चर नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये 5 क्या है, 5 है अचर पद। अगर हमें अचर पद पूछता, क्या पूछता हमें अचर पद पूछता, तो हमारा क्या आंसर आ जाता, हमारा आंसर आ जाता 5। ठीक है, और एक्स वाई का गुणांक पूछता तो -3 आ जाता। x² का गुणांक पूछा है तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, महेश अपनी बहन से दुगनी उम्र का है। महेश जो है उसकी जो बहन है उससे दुगनी उम्र का है। यदि उसकी बहन x वर्ष की है तो महेश की उम्र क्या है। देखो बहन की उम्र हमें दी गई है, कितने वर्ष है x वर्ष, तो महेश की उम्र क्या है। देखो बहन की उम्र अगर x है तो महेश की उम्र क्या होगी, महेश की उम्र उसकी बहन की उम्र की दुगनी है, यानी 2 को गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 2x। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2x। ठीक है, लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता कि जो महेश है उसकी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, तो आंसर आ जाता 2 + x। बड़ा का मतलब 2 वर्ष अधिक।
इसी प्रकार से प्रश्न अगर ये होता कि महेश उसकी बहन से 2 वर्ष छोटा है तो आंसर क्या आ जाता, x-2। इसी प्रकार से प्रश्न ये होता कि महेश उसकी बहन की उम्र की आधी उम्र का है, तो जो आंसर आता हमारे पास में वो आ जाता x/2। ठीक है, फिलहाल हमारा जो आंसर सही था वो कौन सा था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2x। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, यानी इनमें से सबसे छोटी संख्या। देखो, चारों की चारों परिमेय संख्या है क्योंकि इनको p/q के रूप में लिखा गया है। अब इनमें से अपन को सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहले तो इनको दशमलव के रूप में बदलते हैं। देखो, ये जो परिमेय संख्याएं लिखी गई है, तभी हमें अंदाजा होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो जब 9 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस तो लिखा हुआ है आगे। 9 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और 5 × 40, 1.8। इसी प्रकार के -4/5 क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ये हो जाएगा 0.8, और -5/9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 × 5 = 45, और शेषफल 5 तो 9 × 5 = 45, ठीक है, -0.55। इसी प्रकार से -9/8 क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 दशमलव, और अगर हम भाग दें तो कितना हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1.1। अब इसमें से देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले इनको जमाएंगे हम। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक इनमें से कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक अगर हम देखें तो ये है 0.55, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, तो उससे बड़ा है 0.8, फिर उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 1.1, और उससे बड़ा कौन सा है, तो 1.8, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने चिन्ह लगा देता हूं, लेकिन यहाँ पर सभी जो अंक दिखाए गए हैं वो माइनस के हैं। अगर ऐसा है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जीरो, -0.55 सबसे बड़ा हो जाएगा, -0.8 उससे छोटा, -1.1 उससे छोटा, और सबसे छोटा हो जाएगा -1.8। ऐसा क्यों हुआ, तो हम जब संख्या रेखा देखते हैं तो संख्या रेखा में आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है, ये 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसी प्रकार से यहाँ -1, -2, -3। जब हम इसमें दाईं तरफ चलते हैं, जब हम इसके अंदर दाईं तरफ चलते हैं, मतलब इधर चलते हैं, तो जो संख्याएं होती है वो बढ़ती है, और जब बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं घटती है। यहाँ पर आप देख सकते हो -2 -1 से छोटा है, -1 -2 से बड़ा है। आप लोग समझ सकते हो ना। इसीलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, -1.8, और -1.8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर -9/5। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं किसी एक क्लास के अंदर एक बच्चे के 50 में से 30 नंबर आते हैं। 50 में से कितने नंबर आते हैं, 30 नंबर। उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन, 30 को ऊपर लिखते हैं अंश में, और टोटल नंबर कितने हैं 50, उसको हर में लिखते हैं, यानी 50 में से कितने नंबर आए 30, और गुणा क्या करते हैं 100, और क्या लगा देते हैं प्रतिशत। जब इसको हल करते हैं तो इसके प्रतिशत मार्क्स आ जाते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो, प्रश्न में क्या दिया गया है, कुछ डब्बे दिए गए हैं जिसमें कुछ तो खाली है और कुछ छायांकित है। हमें किसका प्रतिशत ज्ञात करना है, छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि छायांकित क्षेत्र कितना है, छायांकित डिब्बों की संख्या कितनी है। तो अगर हम इनको गिनेंगे तो यहाँ पर छायांकित डिब्बों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। कितनी आ जाएगी, 11। इसी प्रकार कुल डिब्बों को अगर गिनेंगे तो वो आ जाएगी 22। अब छायांकित डिब्बों का अगर प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, छायांकित डिब्बों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। डिब्बों का प्रतिशत या फिर छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर आएगा छायांकित डिब्बों की संख्या,
हर में क्या आएगा, कुल डिब्बों की संख्या किससे गुणा करेंगे, 100 से, और क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। जब इनको इस प्रकार से काटेंगे तो देखो आप लोग देख सकते हो 11 से कट जाएंगे दोनों, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, क्या बच गया, 100/2। जब 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। यानी ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, 21 + 23 + 25 + 27 + 29 किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप लोग सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे। अगर 21 + 23 + 25 + 27 + 29 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। और अब इस इन ऑप्शंस में देखेंगे कि 125 किसके बराबर है। जब 3 का क्यूब करते हैं तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 9 × 3 = 27। 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का जब क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, इसी प्रकार 6 से 6 का क्यूब करेंगे, देखो हमारा जो आंसर आ गया वो 5 आ गया। 5 का क्यूब आ गया, ऑप्शन नंबर से आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका जो 5 का क्यूब निकाले तो वो कितना आया, 125। इसीलिए ऑप्शन नंबर 6 क्या हो, ऑप्शन नंबर से क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर से क्या हो गया, सही। ठीक है, अगर आपने कक्षा 8 के अंदर पढ़ा हो तो कुछ पैटर्न्स थे आपके पास में, जैसे कुछ विषम संख्याएं थी। जैसे विषम संख्या 1 किसके बराबर होती है, 1 के क्यूब के बराबर होती है। इसी प्रकार 1 के आगे आने वाली विषम संख्या है, जैसे 3 + 7, विषम संख्याएं कितनी हो गई, 2। इन दो विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, 2 के क्यूब के बराबर होगा। इसी प्रकार से 7 के आगे आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी, सॉरी यहाँ पर मैंने 3 + 7 लिखा, यहाँ पर 3 प्लस कितना आएगा, 3 + 5 आएगा। इसी प्रकार से 5 के आगे आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 5 के आगे आने वाली विषम संख्याएं 7 + 9 + 11, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 3 के क्यूब के, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 3। इसी प्रकार से 11 के आगे आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी, 13 + 15 + 17 + 19, ये किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि 4 विषम संख्या है तो ये बराबर हो जाएगा 4 के क्यूब के। इसी प्रकार 19 के आगे आने वाली विषम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी है, ये 21 + 23 + 25 + 27 प्लस, ठीक है कितनी, 29, ये किसके बराबर होती है, 5 के क्यूब के बराबर होती है। तो इस प्रकार से एक पैटर्न दिया गया है आपको। अगर ये पैटर्न याद नहीं रहता तो आप लोग डायरेक्ट इन सबको जोड़ लेंगे और ऑप्शन में फिर हल करेंगे, तो जिसके बराबर ये जोड़ आएगा वही सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि p बराबर -3 हो तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, ये जो व्यंजक हमें दिया गया है, इस व्यंजक में जहां जहां p है वहां वहां उस p का मान रखते हैं। तो p का मान कितना है, -3, तो जहां जहां p है वहां वहां उसका मान लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो p बराबर कितना, -3, मैंने यहाँ पर इसका मान लिखा, देखो 5, और p की जगह आप लोग देख सकते हो, p की जगह मैंने कितना लिखा, -3 उसका क्यूब। ठीक है, और आगे देखो p का स्क्वायर, p की जगह मैंने क्या लिखा, -3 उसका स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखो प्लस का 8 और p है, p की जगह मैंने -3 लिखा, और -1 तो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, -3 का क्यूब करेंगे, -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखो -3 गुणा -3 गुणा -3 कितना आ जाएगा, जब 3 तिया 9, 9 × 3 = 27 तो आ गया अंकों का गुणा। और जब चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, माइनस। आप लोग ऐसा समझो कि अगर घात विषम संख्या है तो उसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जब घात सम संख्या है तो माइनस की घात अगर सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस। इसीलिए -3 का जब वर्ग किया हमने तो यहाँ पर कितना आया, +9 आया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो -3, जब -3 का क्यूब को हल करें तो -27 आ गया, -3 का स्क्वायर को हल करें 9 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार को 8 से 3 से गुणा करें तो कितना आ गया, -24। 5 को जब -27 से गुणा करेंगे तो -135 आएगा, ये -9 आ जाएगा, ये -24 और यहाँ पर -1। अब सभी माइनस के अंक है यहाँ पे,
तो जब सभी माइनस के अंक हो तो इन सभी को जोड़ देंगे और चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। तो सबको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा, और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। यानी 169 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर द। तो ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू।